नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संज्ञान और संवेग। हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इससे पहले के जो 17 टॉपिक थे उनके बारे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप लोगों ने काफ़ी सारे लाइक भी किए हैं। अब आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग साथ ही साथ में इन आंसर्स को लगाते जाइए। बाकी मैं आंसर्स को आपको एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है? अति प्रतिक्रियात्मक प्रकृति, अंतर्मुखी प्रकृति, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका या उदासीपूर्ण व्यवहार। संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित बालक है उसकी मुख्य विशेषता कौन सी होती है, इन चारों में से आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका, यही होती है उसकी सबसे मुख्य विशेषता, क्योंकि वो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित है। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक थे थायर, न्यूमैन और मैकलेन, उनके अनुसार संवेग अभिप्रेरणा से इस प्रकार संबंधित है कि मानव वही काम करेगा जिसका परिणाम खुशी, संतुष्टि और कोई अन्य सकारात्मक संवेग होता है। तो इस तरीके से वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक संतुलित तरीका भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन 2 है, किशोरावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है? कौन सी अवस्था के बारे में पूछा है? किशोरावस्था। पहला ऑप्शन है, संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में बढ़ोतरी, अध्ययन के प्रति लापरवाह प्रवृत्ति, चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है, या बुद्धि लब्धि में अचानक बढ़ोतरी होती है। किशोरावस्था के संबंध में सबसे उचित कथन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 ही है, वो है चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है। इन वर्षों के दौरान मस्तिष्क के विकास का अर्थ होता है कि बालक एक अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। तो उसका जो चिंतन है वो उसकी जो मूर्त क्रियाएं हैं जो वो काम करता है उनमें दिखना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है, ज्ञानात्मक विकास उन गतिविधियों को प्रस्तुत करता है जो पारंपरिक विधियों को पुनर्बलित करती है। संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। तीसरा है, संज्ञानात्मक विकास सहयोगात्मक गतिविधियों की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देता है। और चौथा है कि संज्ञानात्मक विकास प्रासंगिक और सुनियोजित अभ्यास की व्यवस्था करवाता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन है जो कि संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। सही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है और इसका संबंध बालक के चिंतन करने और समझने की योग्यता से है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में वयस्कों की भूमिका यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि बालक को उन्नत और उत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यही बोलता है कि संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तर्क वितर्क के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, पाठ्य सामग्री के व्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद है, इन चारों में से क्या करते हैं? जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद आगमनात्मक तर्क वितर्क के अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित और राजेश निरुत्साहित महसूस करता है। उनके संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभावित रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? समयांतराल, संवेगों की चरम सीमा, अनुकूलन का स्तर और विचार का घनत्व। तो आपको बताना है कि इनमें से उन दोनों का जो संवेगात्मक जो अनुभव का अंतर है वो किससे संबंधित है। तो अनुकूलन का स्तर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अनुकूलन के स्तर के संबंध में उनके संवेगात्मक अनुभव भिन्न होते हैं और दी गई परिस्थिति में देविका का अनुकूलन स्तर राजेश के अनुकूलन स्तर से अच्छा है। तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों की जानकारी, संवेगों का प्रबंधन, संवेगों की आलोचना या सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इन चारों में से कौन सा जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो संवेगों की जो आलोचना है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करने की योग्यता है और यह स्पष्ट संप्रेषण, अभिव्यक्ति तथा एक दूसरे की निर्भरता में सहायता करता है, न कि संवेगों की आलोचना करने में। क्वेश्चन नंबर 7, आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में? आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है? वो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु तक चलती है। कब तक चलती है? 2 से 7 वर्ष की आयु तक। और बच्चों के विचार स्वयं से संबंधित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संवेग का प्रभावशाली तत्व है भाव, प्रयोजन, लक्ष्य और सफलता। संवेग का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? वो है भाव। भाव या फिर आप जज्बात बोल दीजिए, ये भाव की वह स्थिति है जिसका परिणाम शारीरिक और मानसिक बदलाव है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जज्बातों को प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इस तरीके के जो भाव हैं इनके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो संवेग का सबसे प्रभावशाली तत्व है भाव। 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संवेगों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4 है। पहला है संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं। दूसरा है चूंकि संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए इनका अध्ययन करना कठिन होता है। तीसरा है संवेग चेतना पर निर्भर होते हैं और अधिगम सिद्धांतवादी संवेगों की इस रूप में व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति के जीने और कल्याण में कैसे सहायता करते हैं। तो संवेगों के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो भावनाएं व्यक्ति के भावों और आंतरिक विचारों से संबंधित हैं। जो भावनाएं होती हैं वो भी एक संवेग का ही भाग है। जैसे भाव होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्ति के भाव और उसके आंतरिक विचारों से रिलेटेड होते हैं। जबकि लोगों का अस्तित्व 3 बुनियादी जरूरतों पर निर्भर करता है, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है कि अधिगम सिद्धांतवादी संवेदों की इस रूप में व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति के जीने और कल्याण में कैसे सहायता करते हैं, ये कथन संवेगों के बारे में गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति देना। इनमें से कौन सा जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर 4 है समानुभूति देना, इसका सही आंसर है। क्योंकि व्यक्ति की भावनाओं की जांच या उनको व्यवस्थित करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। और भावनात्मक बुद्धि में भावनात्मक जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं का विनियमन, ये सब बातें सम्मिलित होती हैं। सहानुभूति दूसरों के अनुभवों और भावनाओं की समझ और साझा करने की भावना होती है। और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपने को दूसरों की जगह रखने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम होता है। इसीलिए समानुभूति या सहानुभूति देना, ये जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। टोटल 10 क्वेश्चन थे संवेग और संज्ञान टॉपिक से। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों इसके बाद का जो अगला टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाएंगे वो है अभिप्रेरणा और अधिगम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।